अमीर देवरानी और गरीब जेठानी के बच्चों का नया ड्रेस। पता नहीं माँ जी रोहन से क्या करवा रही होंगी। मेरा बच्चा कितना छोटा है और माँ जी उससे कितने सारे काम करवाते रहती हैं। जल्दी से सफाई करके रोहन को देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। और यह मानवी जो बड़ी ही साधारण सिंपल और गरीब परिवार की बेटी है। तभी वहाँ मानवी का 10 साल का बेटा रोहन आता है। रोहन ने पुराने साधारण मैले कपड़े पहने हुए थे। माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए और खिलौने भी चाहिए। चाची ने वरुण को कितने अच्छे खिलौने और कपड़े खरीद दिए हैं। मुझे भी खिलौने और कपड़े चाहिए माँ। मेरे बच्चे, इस समय तेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं। जब उनके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो हम तुम्हारे लिए भी नए कपड़े खिलौने लेकर आएंगे। तभी मानवी की अमीर मॉडर्न गोरी सुंदर देवरानी निशा अपने बेटे वरुण के साथ वहाँ आती है। निशा ने मॉडर्न कपड़े और कीमती डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था और वरुण ने भी काफ़ी अच्छे शानदार कपड़े पहने हुए थे। रोहन, तू अपनी इस गरीब फटीचर माँ के सामने कितना भी गिड़गिड़ा ले, पर यह गरीब तेरे लिए कभी भी कुछ भी नहीं ला पाएगी। माँ, मुझे यह पुराने कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता है। वरुण को देखिए, यह कितने अच्छे और नए कपड़े पहनता है और उसके पास कितने सारे खिलौने भी हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। तभी वहाँ मानवी की सास मीनाक्षी आती है। मीनाक्षी ने भी डिजाइनर कीमती साड़ी पहनी हुई थी। अरे निशा बहू, सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं पार्लर जा रही हूँ। सासू माँ, अगर आपको चलना है तो आप भी चलिए। वरुण को स्कूल भी छोड़ दूँगी। माँ, मुझे वो रेड वाली टी शर्ट चाहिए। हाँ, मैं तुझे दिला दूँगी वो रेड वाली टी शर्ट। अब चल मेरे बच्चे, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। निशा अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। रोहन, यहाँ क्या कर रहा है तू? मैंने क्या कहा था तुझसे कि छत पर जाकर बैठ और वहाँ रखे हुए गेहूँ पर नज़र रख। चल जा और मेरे बुलाने तक नीचे मत आना, वरना मार मार कर चमड़ी लाल कर दूँगी। मैं तेरी दादी हूँ। दादी माँ, मुझे नहीं जाना छत पर, वहाँ बहुत धूप है। तभी मीनाक्षी रोहन को एक चाटा मार देती है और रोहन रोने लगता है। और रोहन की दादी बोलती है, मुझसे जुबान लड़ाता है तू? चुपचाप छत पर जाकर बैठ, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। चल जा, हट यहाँ से। रोहन रोते रोते वहाँ से चला जाता है। और उसकी बहू, मेरा बच्चा एक तो मुफ्त में खिलाओ, ऊपर से इनके ऐसे जवाब भी सुनो। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? चल जा, सफाई कर और उसके बाद सारे गंदे कपड़े भी धोना है। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। यही भगवान जी, आज अगर मेरे पति ज़्यादा पैसे कमाते तो माँ जी कभी हम पर इतना जुल्म नहीं करती। मेरा बच्चा कितना रो रहा था। तभी मानवी घर की सफाई करती है और सारे कपड़े धो देती है और अपना सारा काम निपटा करके थोड़ी देर के बाद मानवी का काम ख़त्म हो जाता है। फिर वह सोचती है, मेरा बच्चा छत पर धूप में परेशान हो रहा होगा, जाकर देखती हूँ उसे। मानवी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगती है। तभी उसने वहाँ मानवी की सास मीनाक्षी आ जाती है। बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो रोहन के पास जा रही थी। वह काफ़ी समय से छत पे धूप में बैठा हुआ है, तो मैंने सोचा उसे नीचे भेज दूँ और मैं छत पर बैठकर गेहूँ देख लेती हूँ। दोपहर के खाने की व्यवस्था कौन तेरा बाप करेगा? धूप में मर नहीं जाएगा वो तेरा बेटा। चल जा और दोपहर के खाने की व्यवस्था कर। माँ जी, पर कुछ नहीं बोला ना, एक बार में जा। मानवी निराश होकर रसोई में जाती है। मेरा बच्चा धूप में कितना परेशान हो रहा होगा, यह बार बार अपने मन में सोचती थी। हे भगवान जी, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। इधर रोहन घर की छत पर धूप में बैठा था। सामने छत पर कई सारे गेहूं के टुकड़े पड़े हुए थे। कितनी तेज़ धूप लग रही है। धूप, बाप रे, कितना तेज़ धूप है। थोड़ी देर के बाद रोहन नीचे आ जाता है तो मीनाक्षी सामने सोफे पर बैठी थी। ओए, तू नीचे क्यों आ गया? चल इधर आ। दादी माँ, वो ऊपर बहुत तेज़ धूप लग रही थी। इतनी तेज़ धूप में मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तभी मीनाक्षी रोहन को एक चाटा मार देती है। रोहन की रोती आवाज़ सुनकर रसोई में खड़ी मानवी घबरा कर जाती है। यह रोहन की आवाज़ है। तभी मानवी खाने में गलती से नमक की जगह चीनी डाल देती है और दौड़ते हुए रसोई से बाहर आती है। मम्मी, मुझे धूप लग रही थी, बहुत तेज़ से धूप लग रही थी। चल जा, छत पर बैठ। रोहन फिर से रोते हुए छत पर चला जाता है। तभी मानवी रसोई में आती है। माँ जी, क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक करती हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मानवी का सारा ध्यान अपने बेटे की ओर था। इधर खाना भी सही से नहीं बन पा रहा था। दोपहर का समय था। घर में डाइनिंग टेबल पर मीनाक्षी और उसके पति
राकेश, मीनाक्षी का छोटा बेटा, बहू अभय, निशा, बड़ा बेटा तरुण, 2 बेटियां रिया, अनीता और दोनों पोते रोहन और वरुण। यह सब बैठे थे। तरुण और रोहन को छोड़कर बाकी सबने काफ़ी स्टैंडर्ड कीमती कपड़े पहने हुए थे। तभी मानवी सारा खाना लेकर रसोई से बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अभय जी, कल वरुण की स्कूल की फीस भरनी है। निशा बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा और तुम उसकी फ़ीस भर देना। अभय एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है और तरुण इसी शहर के एक कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। तरुण पढ़ा लिखा नहीं था। तभी सब जैसे ही खाना खाने लगते हैं तो सब्जी मीठी थी, क्योंकि मानवी ने गलती से सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दी थी। तभी उसके ससुर बोलते हैं, ये क्या, खाने में तो चीनी है। अरे 2 कौड़ी की गरीब, तुझे नमक और चीनी में भी अंतर नहीं पता है? तूने पूरे खाने में चीनी डालकर पूरे खाने को खराब कर दिया। समझ में नहीं आता है। मुफ्त की रोटियां खाकर जेठानी जी को बड़ी चर्बी चढ़ चुकी है। इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। अरे क्या आंख बंद करके खाना बना रही थी बहू? क्या रसोई में? माँ जी, मैंने तो खाने में नमक ही डाला था, फिर अचानक चीनी कैसे आ गया खाने में पता नहीं। ये खाना तो अब खाने लायक ही नहीं है बचा। अभय बेटा, तू बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, हम वही खाना खा लेंगे, सासू माँ बोलती हैं। तभी अभय खाना ऑर्डर करता है और 10 मिनट में कई सारा खाना आ जाता है। तभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं तरुण, मानवी, बहू और रोहन। तुम तीनों मानवी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाओगे, समझे? यह बाहर का खाना केवल हम लोगों के लिए आया है। यह सुनकर तरुण और मानवी दुखी हो जाते हैं। मेरे अपने ही परिवार वाले हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? काश मैं भी पढ़ा लिखा होता। आपको ऐसा खराब खाना खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मानवी। परिवार के सभी सदस्य मानवी और तरुण से काफ़ी नफरत करते थे। यह उन्हें अपने घर में नौकरों की तरह मानते थे। निशा का बेटा वरुण वहीं स्कूल में पढ़ता था और रोहन, जो भी कभी स्कूल नहीं जाता, वह सारा दिन बस अपनी दादी के कहे कामों को करता रहता था, क्योंकि तरुण के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बेटे को पढ़ा सके। तरुण का भाई अभय इतना अमीर होने के बाद भी अपने भाई की कभी सहायता नहीं करता था। शाम का समय था। रोहन मीनाक्षी के कमरे में मीनाक्षी के पैर दबा रहा था। जरा जोर जोर से दबा, हाथ में जोर नहीं है? तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? मीनाक्षी रोहन से रोज़ ऐसे ही अपनी सेवा करवाती थी। इधर मानवी घर के सारे काम निपटा कर अपने कमरे में आती है। वहाँ कमरे में तरुण बैठा था। तरुण से बोलने लगती है, रोहन कहाँ है? मानवी, वो माँ जी के कमरे में है। मानवी, तुम अपने मायके चली जाओ, और मेरे रोहन के कारण तुम यहाँ सबका इतना जुल्म क्यों सह रही हो? यह लोग जीवन भर तुम पर ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। नहीं जी, मैं आपको और रोहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रोहन मेरा बेटा है और मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं कर दूंगी। पता नहीं माँ और सबको हमसे इतनी नफरत क्यों है? क्या इस दुनिया में केवल पैसों से ही इंसान की इज्जत की जाती है? जिसके पास पैसा ना हो, क्या उसकी लोगों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं होती है? आखिर क्या है राज तरुण और मानवी का? क्यों इनके एक ही परिवार वाले इनसे इतनी नफरत करते हैं? तो सारी बातें अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पीछे बीते हुए पल में। गरीब मानवी साधारण कपड़े पहने एक छोटे से मिट्टी के घर में अपने गरीब माता पिता दामिनी और हरिया के साथ बैठी थी। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब क्यों रखा? गरीब की वजह से मेरी बच्ची मानवी की कहीं भी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? हमारी गरीबी हमारी बच्ची की खुशियों को बर्बाद कर रही है। बाबा, आजकल सबको अमीर, मॉडर्न और सुंदर लड़कियां ही पसंद आती हैं। मुझ जैसी गरीब लड़की से कोई भी शादी नहीं करता। अब तो मैंने भी अपनी शादी की उम्मीद छोड़ दी है। लगता है इस जन्म में मुझे कुंवारा ही रहना होगा। तभी मानवी की माँ कहती है, तू ऐसा क्यों सोचती है मेरी बच्ची? देखना, तेरे भी शादी जरूर होगी। गरीबी की वजह से मानवी की शादी नहीं हो पा रही थी। अगले दिन सवेरे मानवी पैसे लेकर मार्केट में आती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ा दिखाई देता है। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रोहन बेटा, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कहाँ से दिलाऊं? अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर दिला देता। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो पिताजी, पर कभी आप मुझे कुछ नहीं दिलाते हो। तभी वहाँ पर मानवी आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे वो रिमोट वाली कार चाहिए।
और मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है कि वो मुझे दिला सके। इतना प्यारा बच्चा है, क्यों उसे रुला रहे हो आप? दिला दीजिए ना इसे वो कार। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दिला दूँ? अगर पैसे होते तो मैं इसे ज़रूर दिला देता। तभी मानवी अपने पास के पैसे रोहन को देती है, बोलती है ये लो बेटा पैसे और वो कार खरीद लो। तभी रोहन और मानवी दोनों बात करने लगते हैं। छोटे बच्चे भगवान जी का रूप होते हैं और उन्हें कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपके साथ होती ना तो वो अपने बच्चे को इतना रोने नहीं देती। यह सुनकर तरुण की आंखें से आंसू निकल जाता है। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तभी तरुण बोलता है मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर क्या आपका यह बच्चा, इसे कौन संभालता है? मैं ही संभालता हूँ। कहने को तो मेरे कई सारे अपने हैं, पर वो मेरे अपने होकर भी कभी मेरे अपने नहीं बनते हैं। तरुण मानवी से काफ़ी समय बातें करने लगता है। थोड़े समय बाद रोहन मानवी और तरुण के पास आता है। पिताजी देखिए कार, यह आंटी जी तो कितनी अच्छी हैं। क्या माँ भी ऐसी थी पिताजी? क्या वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती थी? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। जब ये आंटी मेरी माँ की तरह हैं तो मैं इन्हें ही अपनी माँ बना लेता हूँ। मानवी यह सुनकर दंग रह जाती है। तभी तरुण कहता है रोहन बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। और तरुण मानवी से कहता है कि वो बच्चा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी मानवी कहती है वो सही कह रहा है। रोहन तुम्हें मुझे अपनी माँ बनाना है ना, तो समझ लो आज से मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। यह सुनकर तरुण दंग रह जाता है। फिर क्या था, मानवी तरुण रोहन की खातिर कुछ ही दिनों बाद मानवी से शादी कर लेता है। रात का समय था। मानवी तरुण के साथ उसके बड़े से घर में थी, जहाँ तरुण के सभी परिवार वाले थे। तरुण जी का घर तो कितना बड़ा है, मानवी कहती है। तभी उसकी सास बोलती है दिखा दी ना अपनी गरीबी वाली औकात तूने तरुण, चल अच्छा ही हुआ जो तूने शादी कर ली। तभी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और तरुण रोहन और मानवी के साथ अपने कमरे में आता है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो मानवी, यही ना कि मेरी परिवार वाले साथ ऐसा पराया बर्ताव क्यों कर रहे हैं। असल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ। बस इसी के लिए मेरे परिवार वाले मुझसे और मेरे बेटे से नफरत करते हैं। मेरा छोटा भाई अभय एक कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए माँ हमेशा उसकी इज्जत करती है। उसके बच्चे की हर खुशी का ख्याल रखते हुए उसे खूब प्यार मिलता है और मेरे रोहन को इसे कोई प्यार नहीं करता। अपने ससुराल में इस भेदभाव के बारे में सुनकर मानवी दुखी हो जाती है। मैं क्या कहती हूँ जी, हम रोहन का भी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं ना, ताकि हमारा बच्चा भी पढ़ाई कर सके। मैं भी चाहता हूँ कि रोहन पढ़ाई करे, पर पैसों की कमी के कारण मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अगर रोहन पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने मायके से पैसे लेकर आती हूँ ताकि हमारा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए और पढ़ लिखकर काबिल इंसान बने। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन मानवी अपने पिता से पैसे लेकर आती है। दोपहर का समय था। मानवी तरुण घर के सबके साथ खड़े थे। तरुण जी, वरुण जिस स्कूल में पढ़ता है हम उसी स्कूल में रोहन का भी दाखिला करवा देते हैं। तभी उसकी सास बोलती है अच्छा तुम जैसी गरीब अपने बेटे का दाखिला इतनी बड़ी स्कूल में करवाओगी? पता भी है उसकी एडमिशन फ़ीस कितनी है? औकात है तुम्हारी इतनी फ़ीस भरने की? हाँ हाँ, 2 पैसा तो कमाता है तेरा पति और तू अपने बेटे को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाने के ख्वाब देख रही है। रोहन कोई पढ़ाई नहीं करेगा, वो इस घर में रहकर यहाँ के सारे काम करेगा। जैसी बाप की औकात वही बेटे की भी औकात रहेगी। उसकी दादी बोलती है माँ पैसे मानवी और अपने मायके से लेकर आई है। अच्छा तो फिर तू इस घर में क्यों रह रहा है? जब इस मानवी बहू के मायके वालों के पास इतने पैसे हैं तो उन्हीं के पास जाकर रह, यहाँ हमारे ऊपर क्यों बोझ बना बैठा है? माँ मैं यहाँ मुफ्त में नहीं खाता हूँ, मैं भी घर में पैसे देता हूँ। तभी उसकी देवरानी बोलती है अच्छा आप जितने पैसे देते हो ना जेठ जी, उतने पैसों में तो एक दिन का भी राशन नहीं आ पाता। जरा एक बार अपने दम पर अपनी पत्नी और बेटे का गुजारा करके देखिए। मेरे पति की कमाई से ही अब तक आप सबका जीवन बीत रहा है, वरना आपकी औकात तो कुछ भी नहीं थी। यह सुनकर तरुण काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर क्या था, घर में काफ़ी बहस होने लगती है और बहस में तरुण मानवी और रोहन को लेकर हमेशा के लिए घर से निकल जाता है। मानवी, रोहन और तरुण सड़क पर बैठे थे। जब देखो तब मेरा
अपना पराया अपमान हमेशा करते रहते हैं ये लोग। छोटे होकर भी मुझे बातें सुनाते हैं। यह लोग क्या समझते हैं? क्या मैं अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकता हूँ? अब मैं दिखाता हूँ इन्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी आप शांत हो जाइए। नहीं मानवी, अब तक मैं अपना बहुत अपमान सहा हूँ, पर अब नहीं। मैं रात दिन मेहनत करूँगा, खुद भूखा रहूँगा, पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्हें इस तरह काबिल बनाऊँगा कि यह मेरी तरह लोगों से अपमानित ना हो पाएँ। तभी तरुण एक कमरे में छोटा सा किराए का घर लेता है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस घर में रहने लगता है। अगले दिन तरुण मानवी से कहता है, मैं अपने मालिक से थोड़ा सा कर्ज लेकर घर के लिए राशन और ज़रूरत की चीज़ें ले आता हूँ। चलो अब जाकर हम रोहन का दाखिला स्कूल में करवा देते हैं। तभी दोनों एक बड़ी सी स्कूल में आते हैं जहाँ वरुण भी पढ़ाई करता था। तभी वह रोहन का दाखिला इस स्कूल में करवा देते हैं और इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। रोहन रोज़ स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। तरुण कारखाने में ओवर टाइम करके ज़्यादा पैसे कमाने लगा। एक शाम तरुण और सब घर में बैठे थे। सुनिए जी, आगे रोहन की पढ़ाई को बहुत पैसा लगेगा और उसका यूनिफॉर्म भी लेना है, तो क्या मैं घर में सिलाई का काम शुरू करूं? हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च आराम से उठा सकते हैं। वो सब तो ठीक है मानवी, पर हम सिलाई मशीन कहाँ से लाएंगे? तभी मानवी बोलती है, मेरे मायके में है सिलाई मशीन, मैं वहाँ से मशीन लेकर आती हूँ। आप बाज़ार में जाकर कच्चा कपड़ा ले आइए, मैं रोहन के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म सिल लूँगी। तभी मानवी अपने मायके से पुरानी सिलाई मशीन लेकर आती है और तरुण अपने पास के पैसों से कच्चा कपड़ा लेकर आता है। रात का समय था। मानवी सिलाई मशीन पर रोहन का स्कूल यूनिफॉर्म सिल रही थी। तुमने सिलाई का काम कहाँ से सीखा मानवी? माँ ने सिखाया था। अगले दिन रोहन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब धीरे धीरे मानवी के पास लोग कपड़े सिलाई कराने के लिए आने लगे। एक शाम रोहन स्कूल से घर आता है और अपनी माँ मानवी से कहता है, माँ स्कूल में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है, उसमें जो भी स्टूडेंट जीतेगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा और साथ में उसके पूरे परिवार को फ्री में सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। अब मैंने तो कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लिया माँ। मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना होगा। जीवन में हमें ऐसे कंपटीशन करते रहना चाहिए बेटा, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है। पर माँ, उसके लिए मुझे नए और अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, क्योंकि टीचर ने कहा है जो स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है उन्हें काफ़ी अच्छे नए कपड़े पहनकर आना होगा। अब मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है माँ। बेटा, तूने क्यों लिखवाया उसके अंदर अपना नाम? तू तो जानता है ना, इस समय हमारे पास एक पैसा नहीं है। पिताजी, मैं यह कंपटीशन जीत कर अपनी सारी गरीबी दूर करवाना चाहता हूँ और आप दोनों को सिंगापुर घुमाना चाहता हूँ। बस करो बेटा, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है। तुम्हें कपड़े कहाँ से दिलाऊंगा मैं? तरुण बोलने लगता है, 10-12 हज़ार के कपड़े कहाँ से लाकर दूँ? यह सुनकर रोहन दुखी हो जाता है। इधर वरुण, निशा और अभय के साथ अपने कमरे में, माँ, वो कंपटीशन मुझे ही जीतना है। हाँ मेरे बच्चे, वो कंपटीशन तू ही जीतेगा। हम कल तेरे लिए सबसे कीमती और अच्छे कपड़े खरीदने जाएंगे ताकि कंपटीशन में सबसे अच्छा तू ही लगे। इधर मानवी, रोहन बेटा, तू दुखी मत हो, मैं तेरे लिए ऐसे कपड़े सिलूँगी ना कि हर कोई तुझे ही देखता रह जाएगा और देखना कंपटीशन तू ही जीतेगा। अगले दिन मानवी रोहन के साथ बाज़ार में आती है और एक शॉप में रोहन के लिए 2000 का एक सूट खरीदती है और साथ में रंग बिरंगी कच्चे कपड़े, डायमंड जैसे मोती, यह सब खरीद कर अपने घर आती है। इधर निशा ने वरुण के लिए 40,000 का एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न ड्रेस खरीदा था। कैसा है ड्रेस बेटा? वह तरुण, बहुत अच्छा है माँ। 2 दिन बाद मानवी सिलाई मशीन पर रंग बिरंगी कपड़ों की डिज़ाइन बनाकर रोहन के सूट में लगा देती है और उसके सूट को काफ़ी डिजाइनर और मॉडर्न लुक देती है। कुछ दिन बाद मानवी और सब रोहन की स्कूल में आते हैं। वहाँ निशा, मीनाक्षी, यह सब थे। सब कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने स्टेज पर बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब शुरुआत में जो बच्चे डांस करके अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं। इन बच्चों ने तो इतना सारा प्यारा डांस किया, फिर भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पता नहीं मेरे रोहन का क्या होगा। अब एक एक करके सारे बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते जा रहे थे। तभी सबसे आखिरी में रोहन और वरुण, इन दोनों का परफॉर्मेंस एक साथ आता है। दोनों एक ही कपड़े काफ़ी शानदार और यूनिक
लग रहे थे। कितना प्यारा लग रहा है मेरा वरुण, देखना यह कंपटीशन तो वरुण ही जीतेगा। तभी दोनों अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी वरुण रोहन को ज़ोर से धक्का दे देता है तो रोहन सीधे स्टेज के नीचे लोहे की चीज़ों के ऊपर जा गिरता है और एक लोहे की सलिया रोहन के पैर में घुस जाती है। सब यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मानवी और वरुण सब रोहन के पास आते हैं तो रोहन का काफ़ी खून बह रहा था और वो बोल रहे थे, रोहन मेरे बच्चे, ये क्या हो गया, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट आई है। तभी यह सब रोहन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इधर अभय और वरुण के पास आते हैं। यह क्या हरकत है वरुण, तुमने रोहन को धक्का क्यों दिया, देखा ना उसकी कितनी खून बह रही थी। वरुण ऐसा क्यों किया तुमने। निशा बोलती है, वो रोहन मुझसे भी ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा था इसलिए मैंने उसे धक्का दे दिया। रोहन को बहुत गंभीर चोट आई है, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। तभी सब हॉस्पिटल आते हैं जहां रोहन का ऑपरेशन हो रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा है, वो ठीक है ना। लोहे की सलिया रोहन के पैरों में बहुत बुरी तरह से घुसी है। उसके पैर की 3 नसें कट चुकी हैं। अब आपका बेटा जीवन भर चल नहीं पाएगा। यह सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तभी मानवी बोलती है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा कितना दर्द सह रहा है, खुद को संभालो मानवी। तरुण और मानवी को ऐसे रोते हुए देखकर निशा और सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। निशा भी अपनी गलती का एहसास मानती है। जेठानी जी, अपने बच्चे की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए जेठानी जी। हाँ भाभी, वरुण ने यह ठीक नहीं किया, उसकी ओर से हम दोनों आपसे माफ़ी मांगते हैं। तभी मानवी बोलती है, निशा, मेरा रोहन अब कभी नहीं चल पाएगा। तभी निशा बोलती है, खुद को संभाल बहू, हम ना रोहन के साथ हैं, उसका सहारा बनेंगे हम, उसे जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों में रोहन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तभी अभय और निशा रोहन, तरुण और मानवी को लेकर अपने घर आते हैं और अपने बीच के सारे गिले शिकवों को हमेशा के लिए भूलकर तरुण मानवी से अच्छे होकर अपने आगे का जीवन बिताने लगते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।